नमस्कार। सर्वप्रथम एशिया के पहले और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय की ओर से प्रभासाक्षी.com को मैं 21वें वर्षगांठ पर बधाई देना चाहता हूं। नीरज जी और उनके पूरे टीम को, संपादकीय टीम को, कि देश का एक बेहतरीन वेबसाइट, वो उस समय जब इंटरनेट में हिंदी में काम शुरू हुआ ही था, तब से लेकर प्रभासाक्षी.com जो है काम कर रही है, और सिर्फ काम नहीं कर रही है, पूरे विश्वसनीयता के साथ कर रही है। पाठक वर्ग के अंदर एक सम्मान का भाव है, उनकी विश्वसनीयता है, और पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, जो मूलभूत मूल्य जिसको कहते हैं, उसको प्रभासाक्षी ने उसके साथ समझौता नहीं किया। और उस कारण से आज भी कई खिलाड़ी या प्लेयर्स मैदान में आ गए, लेकिन इसके बावजूद प्रभासाक्षी का एक अलग पहचान है लोगों के दिलो दिमाग में। मैं इसलिए पुनः मैं पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूं। आज विषय डिजिटल मीडिया में बहुत फेक कंटेंट को लेकर बहुत चिंता पब्लिक के मन में है। वो खासकर कोरोना के दौरान वो और बढ़ गया। उसका कारण ये था कि लोग सब अपने घरों में बैठे हुए थे और अपने चार दीवारी में बैठकर उनको सूचनाओं के लिए भूख प्यास सब बढ़ गई, और चौतरफा कंटेंट आ रहा था। जो पत्रकार थे वो भी बहुत ज्यादा फील्ड में जा नहीं पा रहे थे। जब बड़े बड़े मीडिया घरानों की ये हाल थी, तो आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं, यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, अपना वेबसाइट चलाते हैं, वो तो सेकेंडरी सोर्सेस पर जो है वो ज्यादा निर्भर थे। कहीं सुनी बातों पर, कई बार वो अफवाहें होती थी। अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को समाचार का रूप देके प्रस्तुत किया गया, परोसा गया। मिस इन्फॉर्मेशन तब होता है जब व्यक्ति अनजाने, अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानतावश किसी सूचना को प्रेषित करता है कि भाई मेरे पास एक जो है एक टोटका आ गया कि भाई इस बीमारी के लिए ये बहुत अच्छा है, तो मैंने उसे एक शुभ चिंतक के नाते चार अपने रिश्तेदारों में मैंने परोस दिया। अब मैंने फेक कंटेंट को दिया है, जबकि उसको मैंने उसकी विश्वसनीयता, उस दवाई का या जो भी मैंने उसका जिसे कहते हैं कि नुस्खे का खुद मैंने जांचा परखा नहीं है, लेकिन मैंने उसे परोस दिया। दूसरा होता है जानबूझ के समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए, किसी राजनीतिक या वैचारिक एजेंडा के चलते राष्ट्र विरोधी ताकतों या समाज विरोधी ताकतें इंटरनेट में काफी घुस चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं। वो अपने एजेंडा चलाने के लिए, नए रंगरूप ढूंढने के लिए, समाज के अंदर जो है दरारों को पैदा करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए लोग डिस इन्फॉर्मेशन का जानबूझकर ऐसे खबरें, और ये मैंने जैसे कहा कि पैंडेमिक के दौरान तो और बढ़ गया, जहां कई तरह की बातें फैलाई गई कि भाई अगर आप वैक्सीनेशन लोगे, टीकाकरण कराओगे, तो 1 साल के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, या टीकाकरण लोगे तो आप नपुंसक हो जाओगे, टीका लगवाया तो। ये लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने का काम किया। इसका ना सर ना पैर, इसको कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया, खबरें चली खूब, और इसके चलते आपने देखा जिस तरीके से पोलियो के समय में पोलियो रेजिस्टेंस हुआ था, वैसे ही वैक्सीन रेजिस्टेंस, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी जो है बहुत बाद में जाके उन्होंने अपना टीका कराया, क्योंकि वो भी डरे हुए थे कि भाई इसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि अफवाहें इतनी फैल गई थी, फेक कंटेंट। इसको अक्सर इन्फोडेमिक बोलते हैं।
यानी कि ये जो पैंडेमिक से भी खतरनाक है ये सूचनाओं का भरमार, जहां पाठक, दर्शक और श्रोता ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। इसके लिए एक व्यापक स्तर पर मीडिया साक्षरता अभियान चलाने की आवश्यकता है, और इसमें हमारे जैसे शैक्षणिक संस्था और आपके जैसे जो मीडिया घराने हैं, हमको हाथ मिलाना होगा। जो आम जनता है, मीडिया शिक्षा और मीडिया साक्षरता में फर्क है। मीडिया शिक्षा तो जो हम अपने विद्यार्थियों को देते हैं, मीडिया साक्षरता वो आम जनसाधारण, आम आदमी, उसके लिए है कि एक स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा भी आज स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी पता होना चाहिए कि इसमें गलत क्या है, अच्छा क्या है, और ऐसा क्यों है, इसमें फेक कंटेंट क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फेक कंटेंट बार बार क्यों कह रहा हूं, फेक न्यूज क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार जो है लगभग 4 दशक से रह चुका हूं, और मेरा यह मानना है कि जो किसी सूचना को हम वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन, ये सारा करने के बाद उसको प्रोसेस्ड प्रोडक्ट निकलता है, उसको न्यूज कहते हैं। वो तो इसलिए फेक हो ही नहीं सकता। अगर उसने न्यूज के सारे वैल्यूज को फॉलो किया है कि एक न्यूज को, एक किसी उसका सत्यता को जांच के उसको न्यूज बनाया है, तो वो फेक हो ही नहीं सकता। तो या तो कोई चीज फेक है वो न्यूज नहीं हो सकता, और कोई न्यूज है तो वो फेक नहीं हो सकता। इसलिए मुझे फेक न्यूज से परहेज है। मैं फेक कंटेंट बोलता हूं। कंटेंट फेक हो सकता है, न्यूज फेक नहीं हो सकता। दूसरा कारण एक और है कि हमने समाज में एक पश्चिम से आंख मूंद कर कुछ शब्दावली हमने अपना ली है। उनमें से एक है नागरिक पत्रकारिता। अब ये आपने कभी नागरिक डॉक्टर सुना है क्या? नागरिक इंजीनियर सुना है क्या? नागरिक आर्किटेक्ट सुना है क्या? नहीं। जब वो नहीं बन सकते हैं, कोई भी नागरिक डॉक्टर नहीं बन सकता है, कोई भी नागरिक जो है इंजीनियर नहीं बन सकता है, तो फिर कोई नागरिक पत्रकार कैसे बन सकता है? पत्रकारिता के लिए एक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। पत्रकारिता में कानून के बारे में समझने की जरूरत होती है, मीडिया लॉस को समझने की जरूरत होती है, भारत के संविधान को समझने की जरूरत होती है, आरटीआई के बारे में समझने की जरूरत होती है। सिर्फ मोबाइल चलाने आने से जो है मीडिया कर्मी नहीं बन जाते हैं। उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेंड जर्नलिस्ट होना पड़ेगा। वो जर्नलिस्ट होता है जो प्रशिक्षण प्राप्त है। वो नहीं है तो आप सिटीजन कम्युनिकेटर बन सकते हो, आप नागरिक संचारक बन सकते हो। ये विश्वसनीयता बनाने के लिए जरूरी है, लोगों में ये फर्क बताने की जरूरत है, भैया ये जर्नलिस्ट है और ये कंटेंट क्रिएटर है। तो प्रभा साक्षी में जो लोग काम करते हैं वो जर्नलिस्ट हैं, वो लोग उसमें समाचार लेके आते हैं। और जो बाकी सोशल मीडिया में और बाकी जगह बहुत कुछ दिखता है, वो घर में बैठ के जो है बगैर वेरीफाई किए, बगैर जो 5 Ws एंड 1H उसको देखे, जो प्रिंसिपल्स है पत्रकारिता के उसका पालन किए बगैर जो है, जो सूचना मिल गई उसको उठा के चला दिया। वो अफवाह हो सकती है, वो गप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको चला दिया आपने सच के रूप में, वो गलत हो जाता है। इसलिए नागरिक पत्रकारिता नहीं है, नागरिक संचारक, नागरिक संचार ये शब्द होना चाहिए ज्यादा प्रचलन में। तो इससे जो है मीडिया का और पत्रकारिता का जो है, क्योंकि लोग फर्क नहीं समझ पाते हैं, सबको सिटीजन जर्नलिस्ट बोले, भाई जर्नलिस्ट अलग है, सिटीजन कम्युनिकेटर अलग है, इसको समझने की आवश्यकता है। और एक और शब्द जो से हमें समझने की जरूरत है वही फैक्ट चेकिंग। कई लोग कहते हैं भाई हमें फैक्ट चेकर की जरूरत है, अब फैक्ट चेकिंग हम कैसे करें? भाई फैक्ट मतलब क्या है? तथ्य। अब तथ्य को क्या चेक करना है भाई? फैक्ट मतलब एस्टेब्लिश हो गया भाई, सूरज जो है सवेरे पूरब में निकलता है, पश्चिम में जो है अस्त होता है, तो पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये तो तथ्य है। अब इसको चेक करने की क्या जरूरत है? तो आपको जो करना है वो इन्फो चेक है। कोई भी सूचना आती है तो उसको चेक करना है। आप उसे कह सकते हैं फेक चेक कह सकते हैं, फैक्ट चेक नहीं। तो इसलिए हमें कुछ शब्दावली के बारे में भी जरूरत है ध्यान देने की। और इसलिए कि आज जो है मैं अक्सर कहता हूं कि पत्रकारिता में एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा आ गए हैं। पत्रकारिता में फैक्टिविस्ट की जरूरत है, जो फैक्ट के आधार पर तथ्यों को सामने रखें। उनसे जो है तथ्यपरक पत्रकारिता की जरूरत है, साक्ष्य आधारित पत्रकारिता की जरूरत है। और उसी की वजह से आज पत्रकारिता पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। मुझे भरोसा है कि प्रभा साक्षी जैसे जो संस्थाएं हैं, जागरूक जुझारू संस्थाएं हैं, वो इस दिशा में काम करेगी। और जो डिजिटल मीडिया को बदनाम करने का एक प्रयास हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे
शक्तियों को हम बेनकाब कर पाएंगे और एक जागरूक समाज, एक जागरूक पाठक वर्ग, एक जागरूक दर्शक वर्ग, एक जागरूक श्रोता वर्ग को हम तैयार कर पाएंगे, जो मीडिया को न सिर्फ पढ़ते हैं, जो मीडिया को न सिर्फ देखते हैं, जो मीडिया को न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि जो मीडिया को समझते हैं। और अंत में पाठक वर्ग को भी चाहिए कि अगर वो स्वतंत्र समाचार, वो आज 500 रुपये दे गए किसी भी मल्टीप्लेक्स में, वो पॉपकॉर्न खा सकता है, अपने फ़ोन में फ़िल्म देखने के लिए नेटफ्लिक्स ले सकता है, लेकिन वो किसी स्वतंत्र समाचार पोर्टल को या समाचार पत्र को वो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तैयार नहीं है, तो फिर जो विज्ञापन आधारित जो मॉडल है आज, या स्पॉन्सर आधारित जो मॉडल है, प्रायोजक आधारित मॉडल, उसमें 80% जो है प्रायोजक होता है, विज्ञापनदाता होता है, जो मीडिया का जो रेवेन्यू है, और मुश्किल से 10-20% जो है, जो सब्सक्राइबर मॉडल पर आता है। पाठकों को चाहिए कि अगर उनको स्वतंत्र समाचार चाहिए, स्वतंत्र और जागरूक मीडिया चाहिए, तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। उस दिशा में भी उनको सोचना पड़ेगा। मैं पुनः पूरे अपने जो पोर्टल प्रभा साक्षी के सभी जो पत्रकार बंधु हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ उनके 21वें वर्षगांठ पर, और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी इसी कर्मठता के साथ, इसी समर्पण भाव के साथ चौथे स्तंभ की सेवा ये करते रहेगी और लोगों के बीच में विश्वसनीयता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।